हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मध्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो आज आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, जाकोबियन एज इस लेक्चर को मिलाकर पूरी फिनिश हो जाएगी। जो भी बचे हुए राइटर्स हैं, जो भी बची हुई एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, इस एज को लेकर मैं आपको दे दूंगी। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। आइए करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो पहले राइटर हम लेंगे वो फोटो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इनका नाम है सैमुअल प्रकाश। ठीक है, सैमुअल प्रकाश इनका नाम है। तो इनका भी आप देख सकते हो कार्टूनिश टाइप फोटो ही मिला है। इनका ओरिजिनल फोटो मुझे नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च किया, पर मेरी ड्यूटी थी कि मैं दिखाऊं जरूर आपको कि ये कैसे दिखते हैं। तो सैमुअल प्रकाश में दोस्तों जो चीज़ हमने देखनी है वो एक तो ये है कि ये बेसिकली क्लर्गी मैन थे एंड हुक्लियाद के बाद इन्होंने आगे उन्हीं का वर्क कंटिन्यू किया था। ठीक है, इफ़ यू डू रिमेंबर, पिछले राइटर मैंने आपको रिचर्ड हुक्लियाद कराए थे। ठीक है जी, उनका भी कार्टून वाला फोटो ही मिला था और मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो क्लर्गी मैन की पोजीशन में थे, यानी कि उस कंपनी में वो काम करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी? जो भारत के साथ व्यापार करने का काम करती थी। तो सैमुअल प्रकाश की खास बात क्या है दोस्तों कि ये क्लर्गी मैन थे और हुक्लियाद के बाद उन्होंने उनका काम जो है कंटिन्यू किया, इन्हीं की पोजीशन पे ये आए थे। और दोनों ही अंतिम में हम राइटर में ले रहे हैं, जाकोबियन एज में दोनों ही क्लर्गी मैन थे। एक के बाद एक आया, हुक्लियाद के बाद परचेज, और दोनों के ही कार्टून वाली फोटो ही मिले हैं। और दोस्तों इनका एक ही वर्क है जो आपने करना है, डेट इज परचास हिज पिलिग्रिमेज। ये इनका वर्क है, परचास हिज पिलिग्रिमेज। ठीक है, तो इनका यही वर्क एक करने का है। पिलिग्रिमेज होता है श्रद्धालु। ठीक है जी, पिलिग्रिम्स जैसे आपने सुना होगा, अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं लोग, मक्का मदीना की यात्रा में जाते हैं। ठीक है, तो वो जो जगह है अमरनाथ, वैष्णो माता, मक्का मदीना, वो है पिलिग्रिमेज, जहाँ पे उन्होंने जाना है। और जो सारे श्रद्धालु जा रहे होते हैं वहाँ पे, उन्हें हम कहते हैं पिलिग्रिम्स। ठीक है, जो यात्रा पे यात्री जा रहे होते हैं पिलिग्रिम्स, और जिस जगह पे उन्होंने जाना है पिलिग्रिमेज। तो इनका वर्क है परचास हिज पिलिग्रिमेज। इवन इनका नाम भी क्या है? सैमुअल परचास। तो इन्होंने अपने नाम से ही संबंधित वर्क लिखा है, परचास हिज पिलिग्रिमेज। इनका पहला वर्क ये था और यही आपने बस याद रखना है और कुछ नहीं है, इसमें इतना ही करना है। तो यहाँ पे सैमुअल परचास को भी आप गूगल कर लेना एंड उनका एक ही वर्क है, परचास हिज पिलिग्रिमेज, जिसको भी गूगल कर लेना। जैसे गूगल करोगे चीज़ें बहुत सारी खुलेंगी, मैंने हमेशा कहा है, पर बिल्कुल टॉप पे जो 4 से 5 लाइनें होंगी उन्हें नोट डाउन कर लेना, बस उतना आपने करना है एंड देन डन एंड डस्टेड। और एक चीज़ आपने देखी, इतनी खूबसूरती से ये सारी एजेस हम कर रहे हैं, ये सारे राइटर्स हम कर रहे हैं। इसमें से कितने सारे राइटर शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, पर फिर भी कितने अच्छे से हो रहे हैं और कितने अच्छे से आपको गाइडेंस मिल रही है। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक तो हर लेसन को सीक्वेंस में ही देख के नोट्स बनाने हैं, हर चीज़ जो मैंने गाइड की है उसे फॉलो करना है। एंड थर्ड, अपना दिमाग मत लगाना कि ये राइटर इंपॉर्टेंट है, बस ये करके मैं पेपर में चले जाऊँगा, नहीं। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया है, जो गाइड किया गया, आपने सारा करना है। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, सारा करना है। तो ये राइटर और वर्क देख लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट राइटर हैं आपके सामने ये। ठीक है, इनका आपको पता है इनका नाम क्या है? अभी मैं बताती हूँ, पर देखो काफ़ी डिसेंट से ये पर्सन लग रहे हैं ना, इनकी आईज है ना, इनकी लिप्स मतलब काफ़ी डिसेंट से लग रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है थॉमस नॉर्थ। क्या नाम है इनका? थॉमस नॉर्थ। ये है हमारे थॉमस नॉर्थ। ठीक है, थॉमस नॉर्थ का दोस्तों जो जन्म है वो 1535 में हुआ था एंड 1601 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको हमेशा बताया ही है, बॉर्न और डेथ ईयर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा राइटर किसका कंटेम्पररी यानी कि एक ही समय का है, या राइटर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो, बताओ पहले कौन आया बाद में कौन आया। ठीक है, तो वो चीज़ें आप तभी सॉर्ट आउट कर सकते हो जब आपको पता हो कि इस एज में ये राइटर है, इस एज की ये राइटर की ये बॉर्न और डेथ ईयर है ना। पीछे भी मैंने आपको गाइड किया है, और देखो इससे पीछे जो मैंने राइटर कराए वहाँ पे मैंने बॉर्न और डेथ ईयर नहीं कराया, कई जगह मैंने कराया, कई जगह नहीं कराया। पर ऑब्वियसली जब आप गूगल करोगे तो वहाँ पे उन 4-5 लाइनों में वो होना ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात?
जो कहा गया है उसे ध्यान से करना अगर सीरियस एस्पायरेंट हो। थॉमस नॉर्थ का जन्म 1535 में हुआ था दोस्तों, और इनकी जो डेथ है 1601 में हो गई थी। इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं? सबसे पहला, इनको हम ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ एज कहते हैं, चाहे अभी हम इसको जाकोबियन एज में पढ़ रहे हैं, पर ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ राइटर्स 2 या 3 एजेस के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। और जाकोबियन से ठीक पिछली एज एलिजाबेथन एज है। तो इनको हम दोस्तों एलिजाबेथ एज का ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर बोले तो जो ट्रांसलेशन करे, किसी और भाषा में लिखा गया है वर्क उसको अपनी भाषा में लेकर आए, ठीक है। थॉमस नॉर्थ जिनका जन्म 1535 में हुआ, 1601 में डेथ हो गई, इनका सबसे खास बात पहली, हम इनको ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ एज कहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी ट्रांसलेशंस की हैं, या ये कहूँ ट्रांसलेशन ही की हैं बस, और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क की ट्रांसलेशन की है, तो हमने इनको फिर ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ एज कह दिया। सबसे पहले दोस्तों प्लूटार्क थे राइटर, उनका वर्क था लाइव्स, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था 1579 में, ठीक है। कौन है राइटर? प्लूटार्क। उनका क्या वर्क है? लाइव्स। कब ट्रांसलेट किया? 1579 में, ठीक है। और इनका ये जो वर्क था इसी से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने भी काफ़ी सारे आगे अपने वर्क लिखे हैं। तो कई बार आता है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइफ, ठीक है। प्लूटार्क मेन राइटर हैं, उनका वर्क है लाइव्स, उसको ट्रांसलेट किया 1579 में नॉर्थ ने, ठीक है जी। नॉर्थ ने 1579 में प्लूटार्क के वर्क लाइव्स को जो है ट्रांसलेट किया। तो ओरिजिनल राइटर कौन है? प्लूटार्क। उनके वर्क का नाम क्या है? लाइव्स, ठीक है। उसको ट्रांसलेट किसने किया? नॉर्थ ने। कब किया? 1579 में, ओके। और शेक्सपियर जैसे महान जो राइटर हैं एलिजाबेथन एज के, उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ ड्राइव किए हैं और अपने वर्क लिखे हैं। ये तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, मैं काफ़ी बार आपको बताती हूँ कि अच्छा ये राइटर, इस राइटर ने उस वर्क से प्रभावित होकर लिखा, ये वर्क इस राइटर का इस वर्क से इंस्पायर है। तो शेक्सपियर ने इससे इंस्पायर होकर काफ़ी सारे वर्क लिखे हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, इन्होंने काफ़ी सारी ट्रांसलेशन की है, उसमें से एक है अम्योट की एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जैसे एक तो प्लूटार्क की लाइव्स इन्होंने ट्रांसलेशन की, और इसके अलावा अम्योट की एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन। तो अम्योट जो राइटर हैं उनके बहुत सारे वर्क थे फ्रेंच के, उनको भी इन्होंने ट्रांसलेशन में जो है कन्वर्ट किया है। हिज ट्रांसलेशन वर मेड फ्रॉम अम्योट्स एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन। तो अम्योट जो राइटर हैं उनके भी काफ़ी सारे वर्क की इन्होंने जो है ट्रांसलेशन की है। इसके अलावा दोस्तों एक और ख़ास बात भी है इनको लेकर जो कही गई है कि इमर्सन ने इन्हें हिस्टोरियन ऑफ हीरोइज्म कहा था। हिस्टोरियन हो गया इतिहासकार, हीरोइज्म हो गया हीरो, यानी कि हीरो का इतिहासकार कहा था इमर्सन ने। यानी कि ये इतनी खूबसूरती से जो बहुत मास्टरपीस वर्क हुई हैं उनको ट्रांसलेट करते थे, जो हिस्ट्री इतिहास में पुरानी चीज़ें हुई हैं उन्हें ट्रांसलेट करते थे बिल्कुल हीरोइक वे से, तो हमने इनको हीरोइज्म का हिस्टोरियन कह दिया, है ना। देखो प्लूटार्क का लाइव्स वर्क है या अम्योट की एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन है, ये सारे वर्क इनसे नॉर्थ से पहले आए हैं, है ना, इतिहास के वर्क हैं, पर उन्होंने इसको इतने अच्छे वे से, हीरोइक वे से ट्रांसलेट किया, आम जनता के सामने उस ट्रांसलेशंस को ये लेकर आए ताकि आम जनता उसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो हमने इनको हीरोइज्म का हिस्टोरियन कहा, ठीक है, मतलब हीरोइज्म का इतिहासकार हमने इनको कहा। किसने कहा? इमर्सन ने, ओके। सो थॉमस नॉर्थ इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशंस। 1579 में प्लूटार्क की लाइव्स को ट्रांसलेट किया, जिससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्क लिखे। फिर इनकी ट्रांसलेशंस अम्योट की एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन से भी जो है संबंधित है, और इमर्सन ने इन्हें कहा हिस्टोरियन ऑफ हीरोइज्म, हीरोइज्म के ये इतिहासकार थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने गूगल से क्या क्या करना है, थॉमस नॉर्थ को गूगल से देख लेना, प्लूटार्क लाइव इस वर्क को गूगल से देख लेना, एंड अम्योट एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन इसको गूगल से देख लेना, ठीक है। एक राइटर हो गया नॉर्थ, एक राइटर प्लस वर्क हो गया प्लूटार्क की लाइव्स, और एक हो गया हमारा अम्योट एक्सीलेंट फ्रेंच ट्रांसलेशन, ठीक है। इतना कर लेना काफ़ी होगा, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके काम का है वो हो जाएगा, ठीक है।
सो दोस्तों इस प्रकार से जो भी राइटर्स जो भी वर्क हैं जाकोबियन एज के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं विद कंप्लीट गाइडेंस। अब मैं आपको यहाँ पे खास बात बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ पहले जो इन कोर्स में हर क्लास में सीक्वेंस में कराया गया है उसको करो, उसके बाद साथ साथ में जो मैं गूगल से सर्च करने को कहती हूँ करो, और साथ में ही करो क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तो थोड़ा मार देना चाहिए, कम मेहनत लगती है और जल्दी हो जाता है। तीसरा दोस्तों जैसे ये जो 1st to 4 यूनिट्स का मैंने कंबाइन यूनिट रखी है कोर्स में, इसमें जैसे आपको एजेस मिल रही हैं वर्ल्ड लिटरेचर मिल रहा है, वैसे ही आपने देखा होगा एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं प्रॉपर ऑथेंटिक ढेर सारे, ठीक है जी, प्रॉपर एजेस वाइज। तो आपका थर्ड स्टेप क्या है, जैसे पहले क्लास का हो गया फिर गूगल वाला भी हो गया, तो कंटेंट आपका काफ़ी हो गया थ्योरेटिकल तैयार। फिर वो एमसीक्यू आपने अच्छे से करने हैं, वो आपका थर्ड स्टेप होगा। और उस एमसीक्यू को आपने पीवाईक्यूज की तरह ही करना है, जैसे पीवाईक्यू होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ वही ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता जो एग्जाम में सही उत्तर है, बल्कि जो बाकी ऑप्शन भी है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थर्ड स्टेज में जो एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए गए हैं वो आप अच्छे से करिए। जाकोबियन रिस्टोरेशन के कंबाइन होंगे, उसमें आधे जाकोबियन के होंगे आधे रिस्टोरेशन के। तो क्लास का करने के बाद गूगल का करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है उन एमसीक्यू को अच्छे से करिए, और उसमें भी जो भी राइटर जो भी वर्क आ रहा है उसको आपने गूगल जरूर करना है। आधे से ज़्यादा तो अभी तक यही करके आपका जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, जो गूगल से सर्च करने को कहा, 70 से 80% वो ऑलरेडी तैयार है वो एमसीक्यू जब आप कर रहे हो करती बार। पर फिर भी जो 20 से 30 या 40 या 50% भी अगर कोई ऐसा राइटर कोई ऐसा वर्क कोई टर्म थ्योरी आपको मिल गई जो अभी तक आपने डिटेल नहीं की थी, उसको भी आपने गूगल कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली 4 स्टेप हैं, क्लास का पढ़ना, दूसरा क्लास में पढ़ाती बार जो गूगल से सर्च करने को कहा गया है वो करना, तीसरा एमसीक्यू जो प्रोवाइड कराए गए हैं ऐप पे वो करना, और चौथा उन एमसीक्यू में अगर कोई चीज़ आपने नहीं डिटेल पढ़ी है उसको गूगल करना। क्लास का पढ़ा उसको गूगल किया, एमसीक्यू किया उसको गूगल किया, ठीक है। पर एकदम जंप मत मारना कि मैं एमसीक्यू ही कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीढ़ी का पहला स्टेप क्लास का पढ़ना ही है, दूसरा स्टेप क्लास में पढ़े हुए को गूगल से सर्च करना है, तीसरा स्टेप वो एमसीक्यू करने हैं, और चौथा स्टेप फिर उन एमसीक्यू को गूगल करना है। हर स्टेप से जब आप आगे बढ़ते जाओगे काफ़ी कुछ आपका हो गया होगा, उसमें आप और ऐड करते जाओगे जो फाइनली टारगेट हिट करेगा जिस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो जब कभी मेरी कोई एज कंप्लीट होती है ये मैं ज़रूर गाइड करती हूँ, ठीक है। एक बड़े टॉपिक का एक छोटा सा सब टॉपिक फिनिश हुआ है, सो गाइडेंस देनी बनती है, ठीक है। तो इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। जाकोबियन एज हो गई है हमारी बाइज्जत बरी, और अब हम जल्दी ही मिलेंगे आने वाली एक और ऑसम ब्लॉसम क्लास में। नेक्स्ट हम अपनी एज लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन, अच्छा लगा, आपके दिल को छुआ तो सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग तरीके से कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, ना कि हिंग लगे ना फटकरी? तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जहाँ पे कोर्स वेट कर रहा है आपका एनटीए के लिए, सेट के लिए, किसी भी स्टेट के सेट की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एनटीए तो एक ही तैयारी कर रहे हो, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का कमीशन देना है उसकी तैयारी कर रहे हो, कोई भी इंग्लिश लिटरेचर को जो देके एग्जाम है उसकी हमारे पास कंप्लीट कोर्स कंप्लीट गाइडेंस जो है अवेलेबल है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से उसको अवेल कर लो। और दोस्तों साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी इम्पॉर्टेंट आपको स्टडी रिलेटेड चाहिए, आप हमें ज़रूर संपर्क करें, मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर अच्छे से गाइड करेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, आप सबका अपना पॉकेट पढ़ाई का टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, उन सब के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ताली 2 हाथों से बजती है, एक हूँ मैं, मेरा आपको पढ़ाना गाइड करना, और एक है आप, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ना, जो गाइड कर रही हूँ उसको फॉलो करना। और बिलीव मी दोस्तों, ना हिंग लगेगी ना फटकरी, और इंडिया की बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट तैयारी ऐसी आपकी होगी कि आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा,
एंड मुझे खुद लीडर नहीं बनना है, मुझे लीडर्स की एक पूरी फौज तैयार करनी है जो आगे एक और लीडर्स की फौज तैयार करने की क्षमता रखता हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।